राकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जनाब बेल्ट के रहने वाले, क्या ये सच नहीं है कि यहाँ की बनाई बिजली को बाहर बेचा जा रहा है? तालीमी निज़ाम की खस्ता हालत है, क्या आप ये नहीं जानते हैं? यहाँ जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी उरूज पर है, नौकरियां नहीं लग रही, क्या ये सच नहीं है? तो इसके लिए बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं, बिल्कुल तो फिर क्या ये कहेंगे आपका आप? कहना सही है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में, आपका मेजबान इदरीस फलाही। इलेक्शंस की तेजियां सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं 19 तारीख की तरफ, जहां एक तरफ अपोजिशन की सारी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, तो वहीं बीजेपी भी पंजा आजमाई में कोई कोताही नहीं बरत रही है। इसी सिलसिले में हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी राकेश शर्मा साहब जुड़े हैं, जानकारी लेंगे बीजेपी की टक्कर किस तरीके से दूसरे अपोजिशन की पार्टियों के साथ है, क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या लगता है कि जीत इनके हाथों आ सकती है इस बार या नहीं। सबसे पहले स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद अदरीस भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत यहाँ बीजेपी कार्यालय में। जैसे आपने बोला कि बीजेपी की तैयारियां बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही हैं और बीजेपी की टक्कर किसी से नहीं, बीजेपी की टक्कर अपने आप से ही है कि पिछली बार अगर हमने 3 साढ़े 3 लाख वोटों से जीता था, तो इस वक्त हमारा लक्ष्य है कि हमने 4 लाख वोटों से इस सीट को जीतना है। राघव जी, क्या कहेंगे अगर देखा जाए जो अपोजिशन की दूसरी पार्टियां आपके मद्दे मुकाबिल उठ रही हैं, आपके कैंडिडेट के मुकाबले में वहां पे भी काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, तो फिर भी इतना बड़ा दावा आप करते हैं कि 4 लाख पार हमारी वोटिंग? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं कि आज इंडी अलायंस जो बना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस बना है, और उसकी टक्कर जो बीजेपी के साथ लोग बोल रहे हैं कि लाल सिंह कहीं किसी खाते में नहीं है, ये वही लाल सिंह है जिसने 2 साल पहले डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया था और डोगरों की बात करता था। और ये इसको आज ये शर्म नहीं आ रही कि यही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और यही कांग्रेस है जिन्होंने यहाँ के महाराजा को साजिश करके यहाँ से निकाल दिया था, और आज वो किन डोगरों की बात करता है। और जो हमारा डोगरा समाज है वो लाल सिंह को इस बात का जबरदस्त तरीके से जवाब देगा वोटों के उस पर। मैं देख रहा था कि लाल सिंह कल पीडीपी जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। इसको शर्म नहीं आ रही थी कि जिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लोगों ने यहाँ के महाराजा को यहाँ से साजिश करके निकाल दिया था, आज वो उनके नारे लगा रहा है और उसको ये शक है, उसको वो ख्वाब है कि डोगरे उसको वोट देंगे, डोगरा समाज उसको कभी नहीं बख्शेगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी को लोग क्यों वोट देंगे? आप लोग हुकूमत में भी है, लेकिन क्या लगता है आपको लोग क्यों वोट देंगे? बीजेपी को वोट इसलिए देंगे कि मैं आपको बात बताऊं, मैं पिछले 10 15 20 दिनों से बिल्कुल इलाके में हूं। मैं छहरोत में गया था, मैं लुधना में गया था, जो दोनों पंचायतें बिल्कुल मुस्लिम मेजॉरिटी की पंचायतें हैं। मैंने वहां का दौरा किया। मैंने वहां के लोगों से पूछा कि आप मुझे बताओ 2014 से पहले यहाँ पर कितने प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बने थे, कितने वहां बाथरूम बने थे, कितने लोगों को राशन फ्री मिल रहा था। लेकिन उन लोगों ने बताया कि पिछले 65 सालों में कांग्रेस के राज में यहाँ एक घर भी नहीं बना था, और मोदी जी के राज में हर पंचायत में 200 250 300 घर बने हैं और कोई भेदभाव नहीं हुआ है। पीएमएवाई का जब घर दिया गया, ये देखकर नहीं दिया गया कि हिंदू है या मुसलमान, सबको दिया गया। और सबसे ज्यादा घर में जने मैंने वहां देखा छहरोद और अपनी लुधना पंचायत और गुंदना पंचायत, जो बिल्कुल ऑलमोस्ट मान लो 98% जिनमें मुस्लिम मेजॉरिटी है। और उन लोगों ने बताया कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है कांग्रेस के जमाने, बीजेपी के ज़माने में अगर भेदभाव हमारे साथ होता था तो कांग्रेस के ज़माने में होता था। आज हमें बिल्कुल आज़ादी से हम चल रहे हैं। और उन लोगों ने ये भी बताया, मैंने उनसे पूछा कि अगर जब उमर अब्दुल्ला बीजेपी के सरकार में सेंटर में मंत्री बनता है तो बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। अगर पीडीपी में मुफ्ती सईद को बनना था चीफ मिनिस्टर, तब उन्होंने बीजेपी के साथ कोलिशन किया, तब बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी थी। और महबूबा मुफ्ती ने जब बनना था, उन्होंने तब तो मोदी जी की तारीफ करते करते वो थकती नहीं थी। लेकिन जब महबूबा जी को बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, उनकी सरकार गिर गई, तो उसके बाद उन्होंने राग अलापना शुरू कर दिया कि बीजेपी जो है मुसलमानों के खिलाफ है। जब एक गरीब मुसलमान अपनी रोड, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी के लिए बीजेपी के साथ जुड़ता है तो उसको भैया डराया धमकाया जाता है, बोला जाता है कि बीजेपी जी मुस्लिमों की दुश्मन है। अगर बीजेपी मुस्लिमों की दुश्मन है तो मैं यहाँ आपके माध्यम से उमर अब्दुल्ला से, महबूबा मुफ्ती से पूछना चाहूंगा कि अगर बीजेपी इतनी खराब पार्टी थी तो आप कैसे उनके साथ अपने कोलिशन करके आप मंत्री बने, सेंटर में चीफ मिनिस्टर बने आप यहाँ पे, और क्यों आप गरीब मुसलमानों को बहला रहे हो, फुसला रहे हो, क्यों उनको बेवकूफ बना रहे हो? और अब मुसलमान उनको बख्शने वाला नहीं है। जो मैंने मुसलमान भाइयों में अंडर करंट देखी है उसका नतीजा आप 4 जून को देखेंगे। मैं इस विश्वास से कह रहा हूं कि इस बार बीजेपी यहाँ 4 लाख वोटों से जीतेगी, क्योंकि मुसलमानों को इन्होंने कभी अपने ऑटोनॉमी के
रूप में बोला कि हम एटानमी लाएंगे, तब बहलाया फुसलाया महबूबा। मुफ्ती सईद जी आए, उन्होंने बोला जी हम यहाँ सेल्फ रूल लाएंगे। उससे पहले शेख अब्दुल्ला जी ने इनको बताया कि हम जी यहाँ राजशुमारी कराएंगे, और ना राजशुमारी हुई, ना एटानमी आई, ना सेल्फ रूल आया। और हुर्रियत के नेताओं ने आज़ादी के नाम पर कितने ही बेगुनाह गरीब बच्चों को, लाखों बच्चों को मरवाया, और अपने बच्चे ना किसी सियासी लीडर का, ना किसी समाजी लीडर का, और ना किसी धार्मिक लीडर का, और ना किसी अलगावादी नेता का बेटा आज तक मिलिटेंट नहीं बना। मिलिटेंट अगर बनाया इन्होंने बहला के फुसला के गरीब के बच्चे को बनाया, और उसका इस्तेमाल किया अपने बिजनेस के लिए। उन्होंने इस्तेमाल किया उसको। पहले जब ये ठेकेदारियां करते थे तो तब वो डिपार्टमेंट्स को मिलिटेंटों से डरवा के पेमेंट्स करवाते थे, और जब उनको लगा कि अब मिलिटेंट्स की जरूरत नहीं है, उनको मरवा दिया। हजारों बहनें, गरीब बहनें बेवा हुई हैं, बच्चे यतीम हुए हैं, और कितनी माओं की कोखें उजड़ गई है। आज जाकर जरा उनको पूछो। और उनको पत्थरबाजी में कितने लोगों को उन्होंने मरवाया, कितने गरीब बच्चों के हाथों में पत्थर थमाए, पाकिस्तान से भी पैसे खाए, हिंदुस्तान से भी पैसे खाए। आज कहाँ है वो हुर्रियत, कहाँ है उनका वो कैलेंडर? आज कैसे अमन है कश्मीर में? कैसे रात को 12 बजे भी लाल चौक पर लोग नाचते गाते हैं, तिरंगा लहराते हैं? और मैं पूछना चाहूंगा उनसे, और अब मैंने जितने भी मुसलमान भाइयों से बात की है, अब सब लोग समझ गए हैं। उन्होंने बोला कि हम इन सारी बातों का जवाब 19 तारीख को बीजेपी के कमल के निशान पे तीसरे नंबर पे बटन दबा के उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि आज तक हम लोगों के, इन लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया है। एनसी हो, पीडीपी हो, जो भी दूसरी जमातें हैं, उनको जब बीजेपी की जरूरत पड़ती है, बीजेपी के साथ वो मिलकर सरकार बनाते हैं। और जैसे ये गरीब मुसलमान अपने स्कूल, अस्पताल, सड़क, किसी भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत के लिए बीजेपी के साथ जुड़ता है, तो उसको क्या क्या ये आरोप लगाते हैं। उसको बेचारे को कभी काफिर बोलते हैं, कभी बोलते हैं तेरे को हम जी बाइकाट करेंगे। अगर इन्होंने बाइकाट करना है तो पहले फारूक अब्दुल्ला को करके दिखाएं। अगर किसी की हिम्मत है तो फारूक अब्दुल्ला को बाइकाट करके दिखाएं, महबूबा मुफ्ती को बाइकाट करके दिखाएं, फिर मेरे गरीब मुसलमान भाई को डराएं। राकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जनाब बेल्ट के रहने वाले, क्या ये सच नहीं है कि यहाँ की बनाई बिजली को बाहर बेचा जा रहा है? तालीमी निज़ाम की खस्ता हालत है, क्या आप ये नहीं जानते हैं? यहाँ जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी उरूज पर है, नौकरियां नहीं लग रही, क्या ये सच नहीं है? तो इसके लिए बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं, तो फिर क्या ये आपका कहना सही है। सबसे पहले मैं आप स्कूलों की बात करूं, 2014 में जब यहाँ चुनाव हुआ तो यहाँ की सरकार, यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर मजीद वानी थे, उन्होंने अपने सारे चहीते टीचरों को, 418 टीचर्स को गांव के सारे स्कूल खाली करवा दिए, बंद करवा दिए, और उनको यहाँ नियर बाई लाके अपने स्कूलों में रखा। जब बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी ने सारे टीचर्स को अपने अपने स्कूलों पर पहुंचाया, जहां जहां उनकी ड्यूटी थी। मैं आपको अपने गांव की बात करूं, जहां का मैं रहने वाला हूं, जठेली में एक गांव पड़ता हमारा माठोड़ी, वहां मिडिल स्कूल था, और 2014 में वहां कितने 37 बच्चे थे और 2 टीचर थे, जबकि वहां 4 टीचर्स की वैकेंसी थी, लेकिन 2 टीचर्स वहां से उठा के मजीद वानी साहब ने कहीं अपने उनको नियर बाई लगा दिया था। और जब बीजेपी की सरकार आई, 15 में नई पोस्टें क्रिएट हुई, टीचर लगे, और आज उसी माठोड़ी के स्कूल में 200 बच्चे हैं। आप जरा जाके पता कर लेना वहां, और आज वहां 6 टीचर है। आज मैक्सिमम स्कूलों की हालत सुधर गई है। आज भी अगर आप ये पता कर लेना कि अगर किसी भी टीचर ने सटे लाई है, अगर किसी ने झूठ मूठ के कभी किसी नाम पे सटे लाई होगी, आप उन टीचर्स का पता कर लेना कि उनका वाबस्ता एनसी या कांग्रेस से होगा। बीजेपी के वाबस्ता वाला कोई भी मुलाजिम जो है वो स्टे पर नहीं है। सब अपनी अपनी जगह पर ड्यूटी कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में जिन लोगों ने स्टे लाई है या कुछ भी ड्रामा करके यहाँ अपनी ऐश और आराम कर रहे हैं सिटी के आसपास, उनको भी हम उनके जगहों पर पहुंचाएंगे। रही बात आप जैसे दूसरी, एक मिनट में आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा, आपने स्कूलों की बात की कि कई जगहों पे टीचर्स जो है ड्यूटी पे जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि टीचर्स ड्यूटी पे जाने के बावजूद भी बच्चों को कुछ मिल नहीं पा रहा है? सिस्टम स्ट्रक्चर इतना खराब हो चुका है स्कूलों का आपके दौर में। बिल्कुल भी नहीं हुआ है हमारे दौरान। आप देखें ना, आप हर जगह जाइए, आप चेक कीजिए। मैं कुछ स्कूलों में गया जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा तो रहा है, लेकिन बच्चों की जो क्वालिटी एजुकेशन है वो 0 है। मेरे भाई साहब, मेरी ये बात सुनो, अगर 70 साल के जो गड्ढे हैं, 60-65 साल के गड्ढे हैं, उनको भरने में कोई ओवरनाइट तो होगा नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने स्कूली टीचर्स को सुधारा। आज आप देखिए, टीचर्स को पता नहीं होता था कि स्कूल कब जाना है, कब आना है। आज आप देख रहे हैं कि 10 बजने में अभी 5 मिनट बकाया होते हैं, टीचर स्कूल में पहुंचता है। अगर कोई मेडिकल का मुलाजिम है, वो अपनी ड्यूटी पर 10 बजने में 5 मिनट बाकी होते हैं तो पहुंचता है, और 4:05 पर वो वहां से निकलता है। इससे बड़ी चेंज और क्या हो सकती है? और आने वाले वक्त में धीरे धीरे सारा सुधार होगा। इसके लिए जो मेरे भाई टीचर हैं
पढ़ाना का तो उनको काम है, उनको भी अपने ज़मीर को जगाना चाहिए। अगर कोई टीचर्स ऐसा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपकी नोटिस में कोई ऐसी बात है कि कोई टीचर जानबूझकर नहीं पढ़ा रहा है, हमारी नोटिस में हम लाइए, हम उससे बात करेंगे कि हम बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे। चलिए, तो बिजली के हवाले से क्या, जैसे अब बिजली की बात आप कर रहे हैं, जैसे आप बोल रहे इस हैं कि इलेक्शन के बाद बिजली के लिए क्या करेंगे आप चुनाव लड़ने के लिए? बिजली के लिए, बिजली जो यहाँ की बनती है, आपको ये पता है कि जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू कुछ नहीं है। यहाँ इतनी सरकारी नौकरियां हैं, उनको तनख्वाह देनी है और सारे इतने इतनी सारे कहाँ है? बेरोजगारी तो कहाँ उरूज पे है। जम्मू कश्मीर की नौकरियां और बिहार की नौकरियां, जो सरकारी नौकरियां बिहार में जितनी हैं उतनी जम्मू कश्मीर में है, और जबकि जम्मू कश्मीर की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है और बिहार की आबादी 7-8 करोड़ के आसपास है। बीजेपी ये मानती है कि जो डाटा दिया गया कि जम्मू कश्मीर सफे अव्वल पर है बेरोजगारी में, वो गलत है। बिल्कुल गलत है। आप पूरे हिंदुस्तान के आप सर्वे करके दिखाए। हाँ, यहाँ पर क्या था कि लोगों को सिर्फ सरकारी नौकरी के अलावा किसी कहीं कोई सोर्स नहीं था, कोई था ही नहीं सिस्टम। धारा 370 के काले कानून से यहाँ पर कोई बाहर का कोई कंपनी यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। आने वाले वक्त में बहुत सारी कंपनीज यहाँ आएंगी, बहुत सारे यहाँ रोजगार मिलेगा। और जैसे आप बोल रहे हैं कि बेरोजगारी, अगर किश्तवाड़ में आज हाइड्रो इलेक्ट्रिक 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट, तो उनमें कम से कम अगर 5,000 मुलाजिम लगे हैं तो उन 5,000 में 3-4 हज़ार जम्मू कश्मीर के, मतलब हमारे चनाब खिता के ही हैं। और इससे ज्यादा वो कितना रोजगार होगा? इतनी रोडें बनी, यहाँ कितने लोगों ने काम किया। रोजगार दिन ब दिन बढ़ेगा, रोजगार कम नहीं होगा। और आने वाले वक्त में ये जैसे ये बोल रहे हैं एनसी और कांग्रेस वाले कि जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिखते नहीं है, तो लाल सिंह जी दिखते हैं। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि चनाब खित्ता में 2004 से लेकर 2014 तक चौधरी लाल सिंह यहाँ का मेंबर पार्लियामेंट था। कोई एक काम आप मुझे बता के दिखाएं। आप मीडिया वाले आप जगह जगह जाते हैं कि हेल्थ वालों को उन्होंने यहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड किए। फॉरेस्ट्री में जब वो मिनिस्टर रहे तो फॉरेस्ट के मुलाजमीन को उन्होंने परमानेंट किया। इसके अलावा चौधरी लाल सिंह ने हेल्थ वालों को, अगर किसी को अपने सके संबंधियों को लाइसेंस दिए होंगे पैसे खाकर तो अलग बात है। अगर हेल्थ में अगर उन्होंने सिर्फ डॉक्टरों को गालियां देने के अलावा, उन्होंने बदतमीजी करने के अलावा, थप्पड़ मारने के अलावा, बदतमीजी के अलावा लाल सिंह ने कुछ नहीं किया है। और रही बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, जो लोग बोलते हैं कि जी वो जी दिखते नहीं है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कोई यहाँ के पार्षद या यहाँ के किसी पंचायत के सरपंच या कोई पंच नहीं थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मेंबर पार्लियामेंट हैं। नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में 10 साल एक ही स्थान पर रहना, एक ही पोस्ट पर रहना कोई छोटी बात नहीं है। वो कोई काबिल तरीन इंसान है, तभी मोदी जी ने उनको अपने साथ रखा है। अपने किश्तवाड़ में जो एयरपोर्ट बन रहा है आपका, ये इतना बड़ा यहाँ से प्रोजेक्ट चल रहा है। आपके भद्रवा में जो आयुर्वेदिक मेडिकल इंस्टीट्यूट जो बन रहा है, दवाइयों का इंस्टीट्यूट बन रहा है। आपके डोडा मेडिकल कॉलेज, उधमपुर मेडिकल कॉलेज और कठुआ मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान की पहली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 मेडिकल कॉलेज आए हैं। शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट ये किसने लाया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लाए। ये बाकी लोग क्यों कह रहे हैं कि ये हमारे लाए हुए? इन लोगों ने लाए होते तो इन्होंने बनाने थे ना। अगर भाई साहब मैंने कोई चीज लाई, आपने कोई चीज लाई, तो वो तो दुनिया को दिखेगी ना। हम मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा और मेरे बाद मेरा बेटा बोलेगा कि मेरे बाप ने लाया था। वो कैसे हो सकता है? हाँ, अगर मैंने कोई चीज अपने गांव में लाई तो तभी मैं उस चीज की, मेरा बेटा या मेरा कोई पड़ोसी उस बात का दम ठोक सकता है कि जी ये मेरे राकेश ने लाई थी। मैं मर गया, मुझे मरे हुए 10 साल हो गए, और फिर मैं वो बोलेंगे कि जी मेरा बेटा बोलेगा ये मेरे बाप ने लाया था, या मेरा भाई बोलेगा ये मेरे भाई ने लाया था। ये सरासर बेबुनियाद बातें हैं। और जितना भी ये मेडिकल कॉलेज हैं, इतनी सारी स्कीमें, शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट जो कांग्रेस ने पिछले 40 साल से लटका के रखा था, वो आज कंप्लीट हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो रियासी में बना है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। सारी चीजें बनाई गई। देशा कपड़ा रोड क्यों? चंद्रयान जो गया चांद पर, दुनिया का पहला मुल्क हिंदुस्तान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है। वो इन शायद लोगों को पता नहीं है। उनको ये बता देना कि चौधरी लाल सिंह का एक काम पूरे चनाब खित्ता में बताएं, एक काम बताएं, और मैं भी बोलूंगा कि उसने, लाल सिंह ने पीछे क्या किया था। जब 10 साल चौधरी लाल सिंह यहाँ का एमपी रहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, वो कांग्रेस के थे। 3 साल यहाँ मुफ्ती सईद जी रहे चीफ मिनिस्टर, 2.5 साल गुलाम नबी आजाद जी रहे, और 6 साल उमर अब्दुल्ला जी रहे। अगर तब चौधरी लाल सिंह ने यहाँ एक पाई का काम नहीं कर पाए, तो अब क्या कर पाएंगे? जबकि बीजेपी की 400 सीटों के साथ एनडीए की सरकार भारत में बनने वाली है, जिसको पूरी दुनिया मान रही है। जैसे देखिए, जितना भी हमारा इंटरव्यू हुआ तब से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ लाल सिंह के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, टक्कर ही लाल सिंह के साथ है? डर गई है क्या बीजेपी? हमारी बिल्कुल भी टक्कर लाल सिंह की। लाल सिंह, मैं बताऊं, लाल सिंह तो है ही नहीं, वो पलटू सिंह है। पहले वो तिवारी कांग्रेस में था, फिर वो कांग्रेस में गया, फिर बीजेपी में आया, और फिर उसने डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया।
डोगराओं की भावनाओं के साथ उसने खेला। जब उसने डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया था तो तब वो बोलता था उमर अब्दुल्ला की शक्ल ही देखो कैसी है, वो कभी हंसता ही नहीं है। महबूबा मुफ्ती जी के लिए वो क्या क्या बोलता था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के लिए वो क्या क्या बोलता था। और आज मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस मुंह से, परसों यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ आए थे डोडा में, बोल रहे थे जी हम जी लाल सिंह के लिए वोट नहीं मांग रहे, हम इंडिया अलायंस के लिए वोट मांग रहे। तो वो किस मुंह से ये वोट मांग रहे, मुझे कोई समझ नहीं आ रही है। आज कांग्रेस हो, पीडीपी हो, एनसी हो, किसी को अकेले बीजेपी के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने लाल सिंह जैसे करप्ट आदमी को, जिसने जंगलात का जब वो मिनिस्टर था तो दुनिया जान की जमीनें उसने हड़पाई है, हड़प ली है, जिसके लिए वो जेल भी रहकर आया है, आज बेल पर बाहर है और कुछ समय के बाद हो सकता है फिर वो जेल जाएगा। और ऐसे करप्ट इंसान को आज इन्होंने मैदान में उतारा है और इसकी वो हिमायत कर रहे हैं। और यही एनसी, यही पीडीपी, यही कांग्रेस, जब वो बीजेपी पीडीपी सरकार में कोलिशन में मंत्री था फॉरेस्ट का, जब रसाना में इतना वो दुर्व्यवहार हुआ उस बच्ची के साथ, किसने किया, क्या हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, वहां चौधरी लाल सिंह का क्या रोल था। वो बोल रहा था कि जी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने बोला नहीं जी हम उसकी इंक्वायरी करा रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती जी, उमर अब्दुल्ला जी, फारूक अब्दुल्ला जी और कांग्रेस की पूरी जमात तब छाती फाड़ रही थी, बोल रहे थे कि ये गलत आदमी। बीजेपी ने तब भी नहीं बोला था ये कि गलत आदमी, बीजेपी ने बोला था इन्वेस्टिगेशन होने दो, अगर जो गलत होगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन तब इन्होंने छाती फाड़ फाड़ के रोया, सर पटक पटक के रोया। इन्होंने इतने प्रोटेस्ट किए कि लाल सिंह को निकालो। महबूबा मुफ्ती ने उसको अपने कैबिनेट से बर्खास्त करके बीजेपी से उसने रिजाइन कर दिया। और आज वही महबूबा मुफ्ती, वही उमर अब्दुल्ला चौधरी लाल सिंह के लिए, वही कांग्रेस चौधरी लाल सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि आप तब झूठ बोल रहे थे कि आज झूठ बोल रहे हो? अगर आप तब सच बोल रहे थे तो फिर आज क्या बोल रहे हो? आप जरा उनके साथ जाके पूछना, जो यहाँ के कांग्रेस के लीडर हैं, एनसी के, पीडीपी के, उनको पूछना कि तब आप क्या बोलते थे और आज क्या बोलते हो। बीजेपी का तब भी क्लियर कट स्टैंड था कि जो दोषी होगा उसकी इंक्वायरी हो, उसको सजा हो। लेकिन तब इसने डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया, डोगरों की भावनाओं को इसने भड़काया, क्या क्या इसने उनको सपने दिखाए। और आज फिर उसी महबूबा मुफ्ती के नारे लगा रहा है, उसी उमर अब्दुल्ला के नारे लगा रहा है, उसी पीडीपी, उसी एनसी और कांग्रेस के नारे चौधरी लाल सिंह लगा रहा है। जिस पीडीपी, कांग्रेस और एनसी ने यहाँ के महाराजा को, जो सबसे बड़ा डोगरा था जम्मू कश्मीर का, मैं बोलता हूं उससे बड़ा डोगरा कोई ना पैदा हुआ है ना होगा, और उस डोगरा को इन्होंने यहां से साजिश करके निकाल दिया था। मैं आपके माध्यम से चौधरी लाल सिंह को और उसके हिमायतियों को पूछना चाहता हूं, कि उन डोगरों को पूछना चाहता हूं जो आज उनके साथ चल रहे हैं, कि कहां गया वो अपने डोगराओं का स्वाभिमान, कहां गया? उन डोगराओं का स्वाभिमान आज आपने कैसे भूल दिया कि जिस डोगरा को इन्होंने यहां से निकाल दिया था एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने साजिश करके, और उनके साथ आप उनके लिए आप वोट मांग रहे हो, उनके लिए आप नारे लगा रहे हो। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे से राकेश जी बात कर रहे थे तो काफी सारी बातें आई हैं। नाजरीन, आपका इन तमाम चीजों पर क्या कहना है, आप भी तबसरे में बता सकते हैं। देखते रहे शुभम चैनल। अपने में इस बार इदरीस फलाई को दीजिए इजाजत, मजीद पेश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।